प्रीवियस क्लास में वो क्या डिस्कशन कर रहे थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है स्लैब के बारे में बता रहे थे आप लोगों को। बताइए प्रीवियस क्लास का नोट्स। पीडीएफ भेजे थे, उसका लिंक भेजे, आपको नोट कर लिए थे वो लिंक से। ये भेजे थे इनकम टैक्स रेट, ये बच्चे आप लोगों को भेजे थे हम रेट ऑफ इनकम टैक्स 22-23 में। ये तो समझ में आ गया होगा। देखो बच्चे यहाँ ध्यान दो, 22 से 23 जो असेसमेंट ईयर है, हाँ देखिए 22-23 जो आपका असेसमेंट ईयर है उसका प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 21-22। ये तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी व्यक्ति, पर्सन हो, है ना, कंपनी हो, इंडिविजुअल, एचयूएफ जो भी है, खास करके कोई एक व्यक्ति की हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, कोई भी पर्सन जिसकी आयु 60 वर्ष से क्या है, कम है, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांटे थे इसको, 60 वर्ष से कम, 60 या 60 से ज्यादा लेकिन 80 से कम, और 80 से ज्यादा। 3 कैटेगराइज में इसका क्या किया गया है, स्लैब रेट दिया गया है। तो उन व्यक्तियों के द्वारा जो भी 21-22 में इनकम जनरेट किया उसका टैक्स उसको 22-23 में पेमेंट करना है। ये चीज बताए ना, नोट में भी लिखवाए होंगे आपको। लगता है आप लोग नोट नहीं किए, इसका मतलब नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो कॉपी पर नोट करवाते हैं वही सिर्फ पढ़ते हैं या क्लियर आपको लिखवा तो बता दो। यस, बताओ टैक्स रेट जो है कितना अंडर सेक्शन में है? अगर सेक्शन 115। खुशी सही बच्चे, कैमरा ऑन कीजिए। तो सब एकदम का कैमरा ऑफ किया हुआ है, कैमरा ऑन कीजिए। रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं? खुशी बताओ।
उसी बताइए आप। यस सर। हाँ, वो व्यक्ति जिसकी आयु अगर मान लो 65 साल है, तो 65 साल है तो उसको कितना अमाउंट पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन क्लियर है? एक व्यक्ति है जिनकी आयु 65 ईयर है, तो उनको कितना अमाउंट तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कितना इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा? कितना है जी? देख के बता दिया। नहीं, अगर देखो लिखो तो क्वेश्चन ये वो दे देते इसको। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या है स्लैब रेट बताओ, ये देख के बताओ मुझे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है स्लैब रेट? पढ़े नहीं हो तो पता है मुझे, तुम देख करके पढ़े नहीं हो आप लोग, ये मुझे बताओ। जब नहीं पढ़ोगे तब थोड़े समझ में आएगा। चलो उसी को नोट्स बनाओ, सही लिखो, सही बच्चे, सही बच्चे उसको बना के लिखो। आज के सेशन में यही काम करेंगे। जल्दी, किसान, किसान नाम है, क्या नाम है जी? जल्दी से उसको बना के मुझे बताओ। क्वेश्चन बड़ा समझ में आया, क्या करना है अभी? जो स्लैब रेट दिया हुआ है उस स्लैब रेट को एक कैटेगराइज करके उसको नोट्स बनाइए। कैसे बनाना है, एक हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। देखिए, जैसे है जनरल रेट, अब इसमें इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सब आ जाएगा। तो इसमें इंडिविजुअल के केस में जैसे सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट इन इंडिया। अब सीनियर सिटीजन का मतलब आप जानते हैं, जिसकी आयु क्या है, who is the age of क्या 60 ईयर और मोर बट लेस देन क्या 60 साल या 60 साल से ज्यादा हो लेकिन 80 साल से क्या हो, कम हो, उसको सीनियर सिटीजन में रखते हैं। और एक होता है क्या सुपर सीनियर सिटीजन, जिसकी आयु 80 या 80 से क्या है ज्यादा। ऐसे भी है टैक्स पेयर है इंडिया में, जीवित हैं, ठीक है, जो कि जिनकी आयु क्या है 80 या 80 से ज्यादा है। ऐसे बनाना है आप लोगों को। तो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है इसका, बताइए मुझे। उसी में से
उसके बाद हम लोग चलेंगे इंपोर्टेंट डिफिनेशन पर। जल्दी बनाओ विवेक, नहीं क्वेश्चन समझ में आया। हम ये कह रहे हैं कि आपको 3 कैटेगराइज है, लेस देन 60 ईयर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेस देन 80 ईयर, तो दोनों दो ही हुआ। नहीं, लेस देन 60 ईयर और 60 क्या एबव, बट लेस देन 80 ईयर, ये दो कंडीशन हो गया। और मोर देन क्या 80 या 80 से क्या हो ज्यादा हो, 3 कंडीशन हो गया ना। तीनों कंडीशन में क्या मिनिमम ये एग्जम्पशन लिमिट है। अगर मान लो किसी व्यक्ति की आयु 64 साल है, उसका मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या होगा। किसी व्यक्ति की आयु अगर 48 ईयर है, उसका मिनिमम लिमिट क्या होगा। और किसी की आयु 85 साल है, तो उसका मिनिमम लिमिट क्या होगा। ये तीनों को लिख के बताइए मुझे। नहीं तो एक शॉर्ट में दिया हुआ है, ये भी बढ़िया लग रहा है। बजट तो इस बार का नहीं देखे थे आप लोग।
हो गया, लिख लिए जी। आप लोग बना लिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। Yes, sir. बताओ कितना। सर सर यहाँ पे हमको दो ही कैटेगरी दिख रहा है, एक तो हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 years और मोर बट लेस देन 80 years, और एक एज ऑफ 80 सेकंड years। कंडीशन, ये तो सेकंड कंडीशन हो गया। फर्स्ट का क्या लिखे? लेस देन 60 ईयर ना। उसका नहीं। तीन कंडीशन हुआ ना बच्चे, बताओ। एक तो जिनकी आयु 60 साल से कम है, एक ये हो गया। दूसरा हुआ जिनकी आयु 60 या 60 से क्या है, ज्यादा है, बट 80 से क्या है, कम है। और तीसरा क्या बताएं, जिनकी आयु 80 से ज्यादा है। तो इन्हीं कंडीशन में तो स्लैबलेट बनेगा। क्या कर हम ही नोट करवा दें? क्योंकि हम समझे कि आप लोग का दे दिए क्वेश्चन तो हो गया होगा, बना लोगे। लिखे तो चलो, इंपोर्टेंट डेफिनेशन। इंपोर्टेंट डेफिनेशन, इंपोर्टेंट टर्म एंड डेफिनेशन। इंपोर्टेंट टर्म एंड डेफिनेशन in tax।
important term and terms ऐसे लगा देंगे, and definition in tax. सबसे पहले लिखिए असेसमेंट ईयर, सबसे पहले लिखेंगे असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के बारे में पहले भी हम आपको बताए होंगे, याद है? यस सर। हाँ, उसी पे थोड़ा हम एक लैंग्वेज में भी आपको दो चार लैंग्वेज पॉइंट सेंटेंस करके दो चार सेंटेंस करके लिखवा देते हैं ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए। तो छोटा छोटा है, 4-5 पॉइंट अभी देते हैं। असेसमेंट ईयर मींस assessment year means the period of 12 months. Assessment year means the period of 12 months assessment year means the period of 12 months commencing on the commencing मतलब क्या हुआ? स्टार्ट करना। commence मतलब क्या हुआ? हाँ, तो commencing on the first day of April, first day of April first day of April every year and ending on 31st March and ending on 31st March of the next year. An assessee is liable to pay tax. An assessee is liable to pay tax on the income of the previous year liable to pay tax on the income of the previous year during the following financial year. During the following financial year.
Financial year is also known as previous assessment year. इनकम टैक्स पर रहा है अकाउंटिंग ईयर का रहता है। देखो ब्रैकेट में लिख दो द असेसमेंट ईयर, और इसका जो ये किया गया है, डिफाइन किया गया है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन लिख दो, असेसमेंट ईयर के आगे में सेक्शन है 2 क्लॉज 9, 2 क्लॉज, पहले इसको सब सेक्शन पढ़ा जाता था, अब इसको क्या पढ़ते हैं, क्लॉज। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में तो फिक्स है 1961 और सेक्शन 2 क्लॉज 9, इसमें इसका डिफाइन किया गया है। या इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, पहले बार पढ़ के देखो, समझ में आया असेसमेंट ईयर। पढ़ लिए? पढ़ लिए? आया समझ में? फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? बच्चे आया समझ में? बताओ ऑनलाइन में खुशी, निकिता, yes sir शाहिद, यस सर। फैन को ऑफ करो तो आवाज इन लोगों का नहीं आ रहा है। मेघा सिन्हा, प्रेरणा पटेल, प्रेरणा, शाहिद अली, निकिता, यस सर। ओके। अब हम लोग जो सेकंड पॉइंट समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो असेसमेंट ईयर समझ में आ गया कि असेसमेंट ईयर उस ईयर को कहते हैं जिस ईयर में एसएससी टैक्स क्या करता है, पेमेंट करता है। सिंपल, ठीक है। और जिस ईयर के इनकम पर टैक्स देता है उस ईयर को हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसको भी लिख लो, ये सेक्शन आपका है 3 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर के बारे में बताता है। The year in which लिखोगे प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में लिख देना, वहीं पर आगे में सेक्शन 3। सेक्शन 3 का मतलब क्या हुआ, एक्ट वही है 1961, और सेक्शन 3 उसमें बताया गया है कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्न,
the year in which income is earned is known as the previous year. Is known as the previous year. And the next year, and the next year, and the next year in which this income is taxable and the next year in which this income is taxable is known as the assessment year. क्लियर? समझ में भी आता है नहीं? आगे लिखो, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड, इनकम टैक्स, घास समझता है? घास गाँव समय जो बैल को खिलाते थे, भैंस सबको खिलाते थे ना, अगर वो घास को भी सेल कीजिएगा इनकम होगा ना, उस पर भी टैक्स लगता है। हाट बाजार जो चलता है गांव में, उससे अगर आप, जैसे आपके पास जमीन है, उसको हाट बाजार चल रहा है, उससे आपको इनकम आता है ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो बात अलग है कि छुपा लेता है आदमी, ठीक है, लेकिन टैक्स ऐसा चीज है कि हाँ शुरू से ही ऐसे कहते हैं कि मान लो कोई फैमिली, मतलब जो है परिवार में कोई बच्चा जन्म लेते ही वो क्या होता है, अधिकारी हो जाता है जी, पिता के संपत्ति में जो भी उसका रहेगा, ठीक है, बराबर का अधिकारी होता है ना। उसी तरह से गवर्नमेंट भी कहता है कि आपके पास इनकम है, आप उस पर क्या कीजिए, टैक्स दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दे दिए तो बस हो गया, अब वो संपत्ति आपका है, नहीं, उस ईयर में सिर्फ आपका है। फिर अगर वो ईयर से क्रॉस कर गया, अगले अकाउंटिंग ईयर में, अगले असेसमेंट ईयर में जाओगे आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से टैक्स देना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो आप पढ़ोगे इसके बारे में, डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे हर एक चीज पर सबका, लेकिन अपना अपना कैटेगराइज है, सबका बटा हुआ है। तो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, total income of the previous year at the rates prescribed, at the rates prescribed, at the rate prescribed by the relevant financial act, by the relevant financial act for the assessment year। assessment year को A और Y लिख दो शॉर्ट फॉर्म में। फाइनेंस एक्ट, सॉरी फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंस एक्ट फॉर द असेसमेंट ईयर। संबंधित, अब इसमें पॉइंट 3 पॉइंट दिया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन से क्लियर कर दे आप लोगों को। यस सर। लिखो, बाकी लेकिन इसको तीनों पॉइंट को पढ़ना है। देखो तीनों पॉइंट क्या कहता है, मैं आपको ऐसे ओरली समझाना चाहेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि जनरली जो फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले ईयर जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर है कि अगर 22-23 अभी चलेगा, अभी कौन सा मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 22-23 असेसमेंट ईयर कहेंगे। तो 22-23 असेसमेंट के ईयर के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, 21-22। अभी कौन सा चल रहा है करंट में,
21-22 चल रहा है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 20-21। समझ में आ गया? फर्स्ट पॉइंट यही कहता है। सेकेंड पॉइंट कर रहा है कि द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31st March will be informed for the क्या previous year for all the assessment, for all the SSC and for all source of क्या इनकम। यानी एक जो करदाता है, एसएससी का मतलब होता है वो पर्सन जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पेमेंट करने वाला है, उसी को हम लोग एसएससी कहते हैं जनरली। तो उसका जो भी इनकम होगा, टोटल इनकम पर क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर के इनकम पर। और सेटअप बिजनेस समझते हैं, बिजनेस को कोई स्टार्ट करता है ना, सेटअप का मतलब क्या होगा, स्टार्ट करना, ठीक है। तो इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और प्रोफेशन और एनी अदर न्यू सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, याद रखना है फाइनेंशियल ईयर मींस असेसमेंट ईयर, ठीक है। द प्रीवियस ईयर विल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द न्यू बिजनेस और प्रोफेशन और फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ क्या coming into existing of the new source of income and will end with the said financial year। अगर कोई बिजनेस 1 जुलाई से स्टार्ट किया तो उस 1 जुलाई में तो ईयर तो होगा ना, 1 जुलाई 2016 को स्टार्ट किया, 1 जुलाई 2016 से 17 में, फिर 17 से 18 होगा, तो उसका 17 से 18 जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा ना। और 16-17 क्या हो जाएगा, उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। नहीं भाई, अब 16 से स्टार्ट किया वो बिजनेस, तो 15-16 में तो उसका बिजनेस था नहीं, वो तो इसका इनकम क्या करेगा, वो अगले अकाउंटिंग में देगा ना, वो चीज यहाँ पर कर रहा है। तो उस सिचुएशन में जो उसका फाइनेंशियल ईयर होगा और प्रीवियस ईयर होगा, तो वो था क्या होगा, सेम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इस साल बिजनेस को स्टार्ट किया और इस साल प्रॉफिट भी कमाए और हम गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे। आप कहोगे नहीं सर, मेरा तो ये जो असेसमेंट ईयर होगा वो तो अगले साल होगा, अगले साल हम इसका इनकम पर क्या करेंगे, टैक्स देंगे। तो ऐसा नहीं कहता गवर्नमेंट, कहता है कि जो साल अगर न्यू बिजनेस आप स्टार्ट, हम तो कहेंगे इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट ठीक है, कि ग्रुप में भेज दीजिए, बोलो सेंड कर दीजिए सर। इसमें प्राय ये भी क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दे रहे हैं, ठीक ना। इसको भी बनाओगे सही बच्चे। भेज रहे हैं आप लोग के ग्रुप में, रुक जाइए।
देखो तो, देखो मिला, दिखाई दे रहा बढ़िया से? जल्दी से इसको बना के बताओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? सुनिए, इसको ऐसा कीजिए बच्चे आप लोग, इसको HW में ले लीजिए और इसी पेज को आपको 3-4 बार क्या करना है सही बच्चे को, कैमरा ऑन करो। खुशी, यस सर। मनीषा, महिमा, मेघा, सही बच्चा अभ्यास। इसी को क्या करना है, जो पेज अभी भेजे हैं उसी को आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके ओके सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोग का हम अटेंडेंस